हेलो स्टूडेंट्स। आज हम इलेक्ट्रोस्टैटिक यानी इसके पहले चैप्टर को जो हमने स्टार्ट किया था इलेक्ट्रिक फील्ड एंड चार्जेस, इसके थर्ड पार्ट यानी थर्ड वीडियो को लेकर सामने आए हैं। पहले दो वीडियो में हमने इलेक्ट्रिक चार्जेस के बारे में डिस्कस किया, चार्जेस के टाइप्स के बारे में डिस्कस किया, उनकी प्रॉपर्टी के बारे में डिस्कस किया, फिर इसके बाद चार्जिंग के मेथड को डिस्क्राइब किया, इसके बाद कूलाम्ब फोर्स के बारे में पढ़ा। आज हम उसके आगे के पोर्शन को कंटिन्यू करते हैं जिसको बोलते हैं प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। इसके अंदर पहला टॉपिक आएगा प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है क्योंकि यहाँ से कई सारे न्यूमेरिकल आते हैं जिसको मैं आपको सामने शो करके भी दिखाऊंगा। तो प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन की बात करें तो कोई एक बॉडी है जिसमें n नंबर ऑफ़ चार्जेस हैं, तो ये n नंबर ऑफ़ चार्जेस किसी एक पर्टिकुलर चार्जेस पर जो टोटल फोर्स लगाएंगे तो उस चार्ज पर जो टोटल फोर्स होगा बाकी सारे चार्जेस के थ्रू लगने वाले फोर्स के वेक्टर सम के बराबर होगा। यानी कि मान लिया कि हमारे पास दो चार्जेस हैं, अगर यहाँ देखें तो हमारे पास कितने हैं, दो चार्जेस हैं। एक है हमारे पास Q1 और एक है हमारे पास Q2। एक कैपिटल Q चार्ज है। अभी हमने मान लिया कि एक सिस्टम है जिसमें 3 नंबर चार्जेस हैं, Q1, Q2 और कैपिटल Q। तो इस कैपिटल Q पर जो टोटल फोर्स काम करेगा वो F नेट होगा। ये F नेट फोर्स ड्यू टू Q1 ऑन कैपिटल Q एंड फोर्स ड्यू टू Q2 ऑन कैपिटल Q यानी F2 के वेक्टर सम के बराबर होगा। अगर बात करें कि n नंबर ऑफ़ चार्जेस होंगे तो टोटल फोर्स जो होगा वो F नेट F1 प्लस F2 प्लस F3 डैश प्लस Fn के बराबर होगा। यानी इस चार्ज Q पर जो टोटल फोर्स काम करेगा वो इन सारे चार्जेस के थ्रू लगने वाले फोर्सेस के वेक्टर के सम के बराबर होगा। इसे बोलते हैं प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। अब इसको याद करने का तरीका हम बात करें तो हम लोगों ने वेक्टर्स के दो लॉ पढ़े थे, ट्राइंगल लॉ और पैरेललोग्राम लॉ। तो यहाँ पर अगर हम पैरेललोग्राम लॉ लगाएं तो पैरेललोग्राम लॉ के अकॉर्डिंग ये टोटल एफ नेट फोर्स की वैल्यू को हम कैलकुलेट कर सकते हैं। कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं ध्यान से समझेंगे तो हम, तो एफ नेट फोर्स अगर हम ध्यान देखें तो F1 और F2 पैरेललोग्राम की दो कॉन्जिक्यूटिव साइड को रिप्रेजेंट कर रहा है, यानी दो लगातार, और ये दोनों वेक्टर एक ही पॉइंट से स्टार्ट हो रहे हैं। तो इनका जो रिजल्टेंट वेक्टर होगा वो डायगोनल से होकर जाएगा जो F नेट के बराबर होगा। यानी F नेट जो होगा वो F1 प्लस F2 के सम के बराबर होगा। तो अगर हम बात करें तो उस फॉर्मूले की, तो वहाँ पे फॉर्मूला था R इक्वल टू अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। उसके टर्म में लेते हैं। यहाँ पर देखें तो यहाँ पर हमारे पास क्या है, यहाँ पर हमारे पास F1 जो है, F2 एंड F1 को a के बराबर माना और F2 को हमने b के इक्वेट माना। तो यहाँ पे जो ये हमारा है ये, यानी कि F नेट ये R का रोल प्ले करेगा, यानी रिजल्टेंट फोर्स का। तो इस केस पर अगर हम बात करें कि F नेट जो है वो R के बराबर है, तो R के प्लेस पर हम लिखेंगे F नेट, A की प्लेस पर F1, B के प्लेस पर F2। तो फोर्स का फॉर्मूला बन जाएगा F नेट इक्वल टू अंडर रूट F1 स्क्वायर प्लस F2 स्क्वायर प्लस 2F1 F2 cos थीटा। इसके बाद बात करते हैं कि जो F1 F2 या हम बोल सकते हैं F नेट का F1 के साथ एंगल कितना होगा। तो ये फॉर्मूला भी हम लोगों ने पैरेललोग्राम लॉ के अकॉर्डिंग पढ़ा था कि tan फाई लेट किया कि F1 और F नेट के बीच में जो एंगल है वो आपका अल्फ़ा है। तो इसके अकॉर्डिंग हम लोगों ने पढ़ा था b sin थीटा अपॉन a प्लस बी cos थीटा। तो b की जगह पर हमने लिया था F2 और a की जगह पे लिया था F1। तो tan अल्फ़ा जो फॉर्मूला बन रहा है वो हो जाएगा F2 sin थीटा अपॉन F1 प्लस F2 cos थीटा। तो यहाँ से हम सॉल्व कर सकते हैं या सुपरपोजिशन के बेस पर क्वेश्चंस को भी समझ लेते हैं, क्योंकि यही मेथड हम सुपरपोजिशन प्रिंसिपल के क्वेश्चन को सॉल्व करने पे भी लगाएंगे। तो सपोज़ किया कि हमारे पास यहाँ पर एक क्वेश्चन हम लेते हैं
हाँ, ये हमारे पास क्वेश्चन है एक, चार्जेस ऑफ, यहाँ हमारे पास क्वेश्चन है चार्जेस ऑफ 5 कूलम 5 माइक्रोकूलम प्लस 10 माइक्रोकूलम माइनस 10 माइक्रोकूलम आर प्लेस्ड इन एयर एट corner ABC of equilateral triangle ABC have each side equal to 5 cm, determine the resultant force। तो यहाँ पे हमारे पास जो ये दिखाई दे रहा है कि जो हमारे पास बोला गया कि एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है जिस ABC जिसके कॉर्नर पर ये चार्जेस रखे हुए हैं, बोलता है कि A पर, यानी ये जो पॉइंट A दिखाई दे रहा है इस पर कितना चार्ज होगा, इसकी बात करें। तो इसकी बात करते हैं तो इसके लिए हम समझ लेते हैं कि डायग्राम हमारा कैसा हो जाएगा। डायग्राम की बात कर रहे हैं तो डायग्राम हमारा कैसा हो जाएगा, ध्यान से दीजिएगा कि यहाँ पर हमारे पास A पर प्लस 5 माइक्रोकूलम है, B पर प्लस 10 माइक्रोकूलम है एंड C पर जो चार्ज है वो माइनस 10 माइक्रोकूलम है। तो जब इसकी हम बात करेंगे तो पॉजिटिव चार्ज यानी प्लस 10 माइक्रोकूलम, पॉजिटिव चार्ज प्लस 5 माइक्रोकूलम पर एक फ़ोर्स लगाएगा, क्योंकि ये फोर्स दोनों सेम चार्ज है तो फोर्स की डायरेक्शन कहाँ जाएगी, F1 ऊपर की ओर ये गई। फिर माइनस 10 माइक्रोकूलम प्लस 5 माइक्रोकूलम के चार्ज को अट्रैक्ट करेगा, क्योंकि ये दोनों अपोजिट चार्जेस हैं, दे विल अट्रैक्ट ईच अदर। तो हम फोर्स निकालना है A पर, किसकी वजह से, C की वजह से। तो माइनस 10 माइक्रोकूलम इसको अट्रैक्ट करेगा नीचे की ओर इस तरफ। तो ध्यान से देखिए तो ये दोनों फोर्स F1 F2 सेम पॉइंट A से स्टार्ट हो रहे हैं और पैरेललोग्राम की दो साइड को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो जो इनका रिजल्टेंट होगा वो इनके डायगोनल से होकर के जाएगा, डायगोनल से होकर के जाएगा। तो यहाँ डायगोनल हमारा जो आ रहा है वो ये आ रहा है, यानी टोटल फोर्स जो होगा उस पर काम करेगा ये F काम करेगा। अब समझते हैं यहाँ पे 120 हमने कैसे लिया है। तो इक्विलेटरल ट्रायंगल यानी हर एक एंगल कितना होगा, 60 होगा, ये 60, ये 60 और ये भी 60। तो एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी से समझे, एक्सटीरियर एंगल इक्वल टू सम ऑफ टू अपोजिट एंगल, यानी जो पूरा ये एंगल है ये 120 ये B पर बनने वाले एंगल और C के पर बनने वाले एंगल के सम के बराबर होगा, यानी 60 + 60 जो हो जाएगा कितना हो जाएगा 120। इसलिए एंगल लिया गया वहाँ पर 120 का। बात करते हैं इसको कैसे सॉल्व करेंगे, तो इसको देख लेते हैं। सबसे पहले फोर्स निकालते हैं F1 यानी फोर्स ऑन A ड्यू टू B। तो F1 K Q1 Q2 अपॉन R² दैट इज़ इक्वल टू, K की वैल्यू हम लोगों ने मैं नोट्स में देखी, हमने वीडियो में जो है इसको डिस्कस किया था, 9 × 10⁹ होगी। Q1 यहाँ कितना है 5, अब माइक्रो लगा है तो -10⁻6 सॉरी, और जो Q2 की वैल्यू है वो हमारी हो जाएगी 10 × 10⁻6, यानी Q1 हमारा यहाँ पर रोल प्ले करेगा 5 माइक्रोकूलम एंड Q2 इज़ 10 माइक्रोकूलम। बाय सॉल्विंग दिस यू विल गेट F1 इज़ 180 न्यूटन। और डायरेक्शन की बात करें तो क्योंकि डायरेक्शन यहाँ से B से A की ओर है यानी बाहर की ओर है, तो डायरेक्शन इज़ अलॉन्ग B to A यानी अवे फ्रॉम B। द चार्ज, अब बात करते हैं चार्ज एट यानी फोर्स एट A ड्यू टू C, C की जो पॉइंट है उसकी वजह से B पर A पर कितना फोर्स लगेगा। तो क्योंकि 10 माइक्रोकूलम इसको अट्रैक्ट कर रहा है अंदर की ओर, ठीक है, तो F2 फोर्स फॉर्मूला पूरा वही लगेगा, F2 = K Q1 Q2 अपॉन R², जहाँ पर K की वैल्यू 9 × 10⁹ हो जाएगी, F और Q1 की वैल्यू सेम रहेगी, बट Q2 की वैल्यू -10। यहाँ पर हम मैग्नीट्यूड की बात कर रहे हैं क्योंकि डायरेक्शन हमने यहाँ दिखा दी, यहाँ पे, तो हम डायरेक्शन लेने के लिए माइनस साइन नहीं लगाएंगे यहाँ पे। तो माइनस साइन ना लेकर क्या हुआ, यहाँ पर हो जाएगा 5 माइक्रोकूलम एंड 10 माइक्रोकूलम, वैल्यू रखा, सॉल्व करने पे हमारे पास क्या आया 180। अब यहाँ देखते हैं तो 180 आया अलॉन्ग AC, यानी A से C की ओर डायरेक्शन दिखाई दे रही है फोर्स की। पैरेललोग्राम लॉजिक लगाएं तो F = √F1² + F2² + 2 F1 F2 cos θ। F1 180
यानी 180 स्क्वायर प्लस 180 स्क्वायर प्लस 2 इंटू 180 इंटू 180 इंटू 120 इक्वल टू 108 अंडर रूट 180 बाहर हो गया, सॉल्व करने पे 180 आया। फिर डायरेक्शन भी ऐसे निकाल सकते हैं। लेट किया कि रिजल्टेंट फोर्स F और F2 के बीच में एंगल कितना है, बीटा, तो बीटा इक्वल्स टू F2 साइन थीटा अपॉन F1 प्लस F2 कॉस थीटा। अब थीटा की जगह पे यहाँ पे जो चल रहा है वो आपका 120 है, वैल्यू रखेंगे एंड देन यू कैन सॉल्व। देन आपके पास जो आंसर आएगा वो √3 होगा। 10 में √3 वैल्यू 60 की होती है, तो एंगल कितना होगा, 60। इस तरह से ये पूरा क्वेश्चन सॉल्व होगा। अब आप एक काम करें, इस वीडियो को रोकें और यहीं पर इन दो क्वेश्चन को सॉल्व करें। क्वेश्चन नंबर 15 एंड 16, ये दोनों क्वेश्चन आपके सेम गिवन एग्जांपल की तरह ही है, सेम गिवन एग्जांपल की तरह ही हम इसको सॉल्व कर सकते हैं, क्वेश्चन नंबर 15 एंड 16 के। सो पॉज योर वीडियो को यहीं रोकिए एंड सॉल्व दिस क्वेश्चन। आई होप आप लोगों ने क्वेश्चन सॉल्व कर लिया होगा और उस शीट में ही क्वेश्चन नंबर 15 और 16 के आंसर भी गिवन है, मतलब उसके सामने आंसर लिखे हुए हैं। सो मैच योर आंसर, अगर नहीं आता है देन यू कैन आस्क। अच्छा, इसके बाद बात करते हैं कंपैरिजन बिटवीन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स एंड ग्रेविटेशनल फोर्स, क्योंकि हम यहाँ पर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कूलम्ब्स जो लॉ है वो न्यूटन्स के ग्रेविटेशनल लॉ के बेस पर ही बताया था, तो इन दोनों के बीच में क्या कंपैरिजन है, क्या सिमिलर पॉइंट है, क्या डिसिमिलरिटी है, यानी क्या डिफरेंस है दोनों के बीच में, इसकी बात करते हैं। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की बात करते हैं, तो ये फोर्स जो होता है दो चार्जेस के बीच लगता है और ये अट्रैक्टिव और रिपल्सिव दोनों फोर्स हो सकता है। जबकि ग्रेविटेशन फोर्स जो होता है ये बिटवीन मासेस लगता है और ये केवल अट्रैक्टिव फोर्स होता है। जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है वो लार्ज फोर्स है एज़ कम्पेयर टू ग्रेविटेशन फोर्स, जबकि जो ग्रेविटेशन फोर्स है वीकेस्ट फंडामेंटल फोर्स होता है नेचर में, क्योंकि यहाँ पर फोर्सेस तो बॉडी के बीच में लग रहा होता है लेकिन बॉडी एक दूसरे की तरफ अट्रैक्ट नहीं होती है। जबकि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स एक लार्ज रेंज फोर्स है, इसको हम यहीं से समझ सकते हैं, क्योंकि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स काम करता है हमारे एटम के अंदर, जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस के अंदर पॉजिटिव चार्ज एक दूसरे को होल्ड करते हैं। सो वी कैन से इट इज़ अ लार्ज रेंज फोर्स। दोनों ही फोर्स डिस्टेंस के इन्वर्सली स्क्वायर है, यानी इन्वर्स स्क्वायर लॉ को फॉलो करता है, क्योंकि हम अगर देखें इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स को तो वो भी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर है, जबकि ग्रेविटेशनल फोर्स दोनों वो भी क्या है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर है। दोनों ही फोर्स सेंट्रल फोर्स होते हैं, यानी उस लाइन पे काम करते हैं जो दो चार्जेस को मिला रही होती है, इधर उधर फोर्स काम नहीं करता है। फिर इसके बाद बात करें कि जो हमारा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है बेटा वो कंजर्वेटिव होता है। कंजर्वेटिव मतलब ये फोर्स कंजर्वेटिव है। कंजर्वेटिव का मतलब आप जानते हैं, कई बार कई जगह आप इसके बारे में पढ़ चुके हैं, कंजर्वेटिव फोर्स है। जबकि हमारा सिमिलरिटी पॉइंट की बात करें तो ग्रेविटेशन फोर्स भी कैसा है, कंजर्वेटिव फोर्स है। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो है थर्ड लॉ, न्यूटन के थर्ड लॉ को फॉलो करता है। इसी तरह से हम लोगों ने 11 में पढ़ा था, ग्रेविटेशन फोर्स भी जो होता है वो न्यूटन के थर्ड लॉ को फॉलो करता है। हम मूव कर रहे हैं नेक्स्ट पोर्शन ऑफ दिस चैप्टर, यानी अगर हम बात करें इस चैप्टर को तो तीन पार्ट में हम इस चैप्टर को पढ़ते हैं। पहला पार्ट हम लोग फील्ड फोर्स के बारे में पढ़ते हैं, अगला पार्ट जो होगा इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में पढ़ेंगे और नेक्स्ट पार्ट जो होगा उसे हम गॉस थ्योरम के पार्ट में पढ़ते हैं। तो हम इसके सेकंड पोर्शन पे आ गए हैं जिसका नाम है इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड को समझिए। यहाँ पे हमारे पास एक फिगर दिखाई दे रहा है, मैं इसको मार्क कर दे रहा हूँ, ये फिगर आपको दिखाई दे रहा होगा, दिस इज़ द फिगर हेयर, दिस इज़ द सोर्स चार्ज। सोर्स चार्ज क्या होगा, सोर्स चार्ज वो चार्ज होगा जिसके वजह से या जिसकी वजह से क्या हो रहा होगा, एक फील्ड डेवलप हो रही होगी। फील्ड का मतलब समझ लीजिए किसी भी चार्ज के अराउंड का वो स्पेस जिसमें हम किसी दूसरे चार्ज को लेकर के आएँ तो वो एक्सपीरियंस करे द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्शन, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्शन। तो इस पूरे एरिया को हम बोलते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ दैट चार्ज, इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ दैट चार्ज। तो यहाँ पे फिर से हम बात कर लेते हैं जो हम लोगों ने पहले शुरुआत में पढ़ी थी कि सोर्स चार्ज क्या होगा। तो सोर्स चार्ज वो चार्ज होगा कि
इलेक्ट्रिक, जिसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप हो रही है, यानी जो प्रोड्यूस कर रही है इलेक्ट्रिक फील्ड को। टेस्ट चार्ज क्या होगा? टेस्ट चार्ज एक स्मॉल पॉजिटिव चार्ज होता है जिस पर यूनिट पॉजिटिव चार्ज होता है, और ये टेस्ट करता है कि जो फील्ड डेवलप हो रही है वो पॉजिटिव चार्ज की वजह से है कि नेगेटिव चार्ज की वजह से है। अगर मान लो कि यहाँ पर ये पॉजिटिव चार्ज की वजह से यहाँ पॉजिटिव चार्ज ना होकर के नेगेटिव चार्ज होता, तो ये नेगेटिव चार्ज पूरे बन जाते हैं। तो ये पॉजिटिव चार्ज यानी फोर्स की डायरेक्शन जो बाहर की ओर दिख रही है वो डायरेक्शन हमें यहाँ इधर की ओर दिखना शुरू हो जाती है, यानी ये चार्ज इसको अट्रैक्ट करना शुरू कर देता। तो फोर्स की डायरेक्शन और फील्ड की डायरेक्शन सेम होगी। जिस डायरेक्शन में फोर्स काम करेगा उसी डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड भी काम करेगी, फील्ड की डायरेक्शन भी उधर ही होगी, उसकी इंटेंसिटी यानी एबिलिटी या क्षमता भी उधर की ओर होगी। ठीक, बात करते हैं इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या है, इसके बारे में बात करते हैं। इंटेंसिटी मतलब कैपेसिटी, किसी भी फील्ड की कितनी कैपेसिटी है, इंटेंसिटी है कि वो दूसरे चार्ज पर वो फोर्स लगा सके। तो इसको हम डिफाइन करते हैं फोर्स एक्टिंग पर यूनिट टेस्ट चार्ज। Electric field intensity at any point is defined as the force experienced by per unit test charge placed at that point. That is electric field intensity represented by E, and the formula is E equals to F upon Q naught. E equals to F upon Q naught. अब अगर यहीं पर हम यूनिट और डायमेंशन की बात कर लेते हैं तो फोर्स का जो डायमेंशन फॉर्मूला होता है वो हमारा होता है mL/T-2, जबकि Q कूलाम का जो होगा वो AT होगा। यानी सॉल्व जब करोगे तो उसमें आपका आएगा mL/T-2 mL/T-3 A-1। ये आपको दिख रहा होगा इसको और हाईलाइट कर देते हैं, ये रहा mL/T-3 A-1। अगर 11th में आपने सीखा है तो अभी इसको रोक करके और इसको सॉल्व करके देखिए कि हाँ हमें याद है डायमेंशन फॉर्मूला कैसे निकालते हैं। बात कर लेते हैं यूनिट की। तो इसकी यूनिट जो होगी इलेक्ट्रिक फील्ड की वो न्यूटन कूलाम होती है, क्योंकि न्यूटन यहाँ फोर्स की यूनिट है और कूलाम यहाँ चार्ज की यूनिट है। और दो अदर यूनिट्स हैं जिसको हम फॉर्म कर सकते हैं, वोल्ट पर मीटर एंड जूल पर कूलाम मीटर। जूल पर कूलाम मीटर ये अदर यूनिट्स में भी आता है। 1 नंबर क्वेश्चन में ऑप्शनल क्वेश्चन में पूछ लिया जाता है, और ये कई सारे ऑप्शन दिए होंगे, वहाँ पर न्यूटन पर कूलाम नहीं दिया होगा, पूछा जाएगा कि व्हाट इज़ द यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इन द गिवन ऑप्शंस। डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करते हैं। अभी हमने बोला था कि जो डायरेक्शन होगी वो ऑलवेज इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स होगी, यानी E ड्यू टू पॉजिटिव चार्ज इज़ ऑलवेज अवे फ्रॉम द चार्ज, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज दूसरे को रिपल करते हैं, इसलिए पॉजिटिव चार्ज की वजह से जो फील्ड होगी वो हमेशा बाहर की ओर होगी, जबकि जो नेगेटिव चार्ज की वजह से होगी फील्ड वो हमेशा टूवर्ड द चार्ज होगी। कैसे, इसको यही समझते हैं। यहाँ भी समझाया था हमने इस फिगर में, इस डायग्राम में, कि यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज है, ये हमारे पास क्या है, पॉजिटिव चार्ज है, ये Q, इसकी वजह से क्या हो रहा है, फोर्स लग रहा है इस पर, टेस्ट चार्ज Q0 पे। ये पॉजिटिव चार्ज इसको क्या कर रहा है, रिपल कर रहा है। क्यों रिपल कर रहा है, क्योंकि दोनों सेम चार्ज हैं, इसी वजह से ये चार्ज कहाँ की ओर भाग रहा है, बाहर की ओर भाग रहा है। तो यानी कि पॉजिटिव चार्ज की वजह से, यानी यहाँ से अगर हम फील्ड पूरी ड्रॉ करें ये यहाँ तक, तो दिख रहा है कि पॉजिटिव चार्ज की वजह से फील्ड कहाँ जा रही है, बाहर की ओर। इस तरह से इस चार्ज को हम यहाँ रख दें तो फोर्स कहाँ पहुँचेगा, ये। इसी तरह से ये चार्ज अगर हम यहाँ रख दें तो फोर्स कहाँ पहुँचेगा, ये। तो इस तरह से देखेंगे कि पॉजिटिव चार्ज पर की वजह से जो फील्ड लाइन जा रही है वो बाहर की ओर जा रही है। लेकिन यहीं पर अगर हम नेगेटिव चार्ज ले लें यहाँ Q की जगह पर, तो ये इस वाले चार्ज को Q0 को अपनी ओर अट्रैक्ट करना स्टार्ट कर देंगे, यानी फील्ड लाइन की डायरेक्शन लगातार कहाँ स्टार्ट हो जाएंगी, अंदर की ओर। कहाँ स्टार्ट हो जाएंगी, अंदर की ओर। तभी बोला गया कि नेगेटिव चार्ज की वजह से जो फील्ड होगी वो टूवर्ड्स द चार्ज होगी। आई होप अंडरस्टूड। ओके, नाउ बात करते हैं इसके बाद हम नेक्स्ट पोर्शन की, कि जो रिलेशन है इलेक्ट्रिक फील्ड एंड फोर्स में, तो बहुत छोटा सा रिलेशन है। अगर हम ऊपर फॉर्मूले देखें तो फॉर्मूला था E = F/Q
नॉट, तो वो बस मल्टीप्लाई कीजिए क्यू नॉट को, तो फॉर्मूला बन जाएगा F इक्वल्स टू क्यू इंटू ई। अब डायरेक्शन की बात कर देते हैं, तो पॉजिटिव चार्ज की वजह से फील्ड की डायरेक्शन और फोर्स की डायरेक्शन सेम सिमिलर वही चीज़ है आपकी, दोनों की डायरेक्शन क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए। फील्ड की डायरेक्शन, फोर्स की डायरेक्शन हमारी क्या होगी, सेम होगी। बात करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू, दिस इज़ द डेरिवेशन, एंड कोशिश कीजिएगा समझने की, और एक कॉपी पेन ले लीजिए, इसको साथ साथ करते जाइए। एक डायग्राम बनाते हैं पहले, सबसे पहले समझते हैं कि हमारे पास एक क्यू चार्ज है, ये हमारे पास एक क्यू चार्ज है, सोर्स चार्ज बोला, और इससे आर डिस्टेंस पे एक पॉइंट पी है, जहाँ पर फिर समझ लीजिए ये हम पूरा मार्क कर दे रहे हैं। डायग्राम आप ड्रॉ कीजिए, और ड्रॉ करते वक्त इसको समझिए, इसको समझाते चल रहे हैं कि यहाँ पर हमारे पास एक सोर्स चार्ज है क्यू, जो पॉइंट ओ पे रखा हुआ है। इस सोर्स चार्ज से आर डिस्टेंस पे एक पॉइंट पी है, जो इस चार्ज की फील्ड के अंदर ही लाई कर रहा है। यहाँ पर पी पर एक चार्ज रखा है क्यू नॉट, जिसे बोला हमने टेस्ट चार्ज। अब ये क्यू चार्ज इस टेस्ट चार्ज को रिपल करेगा बाहर की ओर। जब ये इसको रिपल करेगा, क्योंकि ये दोनों, ये भी पॉजिटिव है और ये भी पॉजिटिव है, जब ये रिपल करेगा तो क्यू चार्ज क्यू नॉट पर एक फोर्स लगाएगा। तो अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स लॉ ये फोर्स होगा F इक्वल टू, ये फोर्स होगा F इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। Q1 Q2 था, तो Q1 के प्लेस पर Q और Q2 के प्लेस पर Q नॉट अपॉन R स्क्वायर एंड R कैप, वेयर R कैप इज़ द यूनिट वेक्टर विच इज़ डिफाइन द पोजीशन ऑफ Q नॉट विद रिस्पेक्ट टू Q। यानी R नॉट जो है यहाँ पर पोजीशन बता रहा है Q नॉट की, किसके रिस्पेक्ट में, Q के रिस्पेक्ट में। देन इसके बाद फॉर्मूले की बात करते हैं, तो इलेक्ट्रिक फील्ड बात करें तो इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P इज़ इक्वल्स टू F अपॉन क्यू नॉट। ऊपर फॉर्मूला पढ़ा, F की ये पूरी वैल्यू यहाँ रखेंगे तो क्यू नॉट से क्यू नॉट कैंसिल हो जाएगा, तो फॉर्मूला आएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R स्क्वायर R कैप। यहाँ पर जो R कैप है वो यूनिट वेक्टर है। अगर मैग्नीट्यूड ऑफ E की बात करें, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज, तो वो होगा E इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R स्क्वायर। पॉजिटिव चार्ज की वजह से जो पॉइंट चार्ज की वजह से जो E की डायरेक्शन होगी वो अवे फ्रॉम इट होगी, ये हम पहले भी बात कर चुके हैं। और नेगेटिव चार्ज की वजह से जो होगी वो टूवर्ड्स इट होगी, यानी ये जो फोर्स दिखाई दे रहा है बाहर की ओर, फील्ड की डायरेक्शन भी इधर की ओर जाएगी। फील्ड की डायरेक्शन किधर होगी, फोर्स की डायरेक्शन की तरफ। ये फोर्स की डायरेक्शन है, ये यहाँ पर फील्ड की डायरेक्शन भी इधर की ओर होगी। अंडरस्टूड। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं इसी में कि नेगेटिव चार्ज होगा, तो नेगेटिव चार्ज अगर यहाँ पर रखा है, मान लो नेगेटिव चार्ज इस Q की जगह पर यहाँ रखा हुआ है हमारे पास नेगेटिव चार्ज, तो नेगेटिव चार्ज जो होगा इस Q नॉट को अट्रैक्ट करेगा, तो फील्ड की डायरेक्शन इधर की ओर जाएगी, इधर की ओर। ओके, नाउ जैसे हम लोगों ने फोर्स के सुपरपोजिशन के बारे में पढ़ा, उसी तरह से हम सुपरपोजिशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में पढ़ते हैं। तो इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में बात करें तो किसी वही सेम डेफिनेशन की बात कर देते हैं, पर जहाँ पर हम फोर्स की बात कर रहे थे वहीं पर इलेक्ट्रिक फील्ड आना स्टार्ट हो जाएगा, फील्ड आनी स्टार्ट हो जाएगी, फील्ड इंटेंसिटी आनी स्टार्ट हो जाएगी। जहाँ पर F नेट था वहाँ पर E है, और जहाँ पर F1 F2 चल रहे थे वहाँ पर E1 E2 काम कर रहे हैं। तो जो एक सिस्टम ऑफ चार्ज होगा, यानी कई सारे चार्जेस होंगे, इंटरेक्टिंग चार्जेस होंगे, तो किसी एक पर्टिकुलर चार्ज पर जितनी भी फील्ड काम करेगी वो टोटल फील्ड इंडिविजुअल चार्जेस के थ्रू लगने वाली फील्ड के वेक्टर सम के बराबर होगी। इस लाइन को आप फिर से रिपीट करके सुनिए। जो टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड किसी एक चार्ज पर काम करेगी ड्यू टू डिफरेंट चार्जेस ऑफ दैट सिस्टम इज़ ऑलवेज इक्वल टू द वेक्टर सम ऑफ individual electric field intensity on that charge due to different charges। सिमिलरली हम इसको वेक्टर फॉर्म में भी डिफाइन कर सकते हैं। सपोज़ कर लिया कि ये हमारे पास चार्ज है, यहाँ पर Q नॉट रखा है, यहाँ पर तो यहाँ पर जो फोर्स लग रहा है, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड काम कर रही है, एक इलेक्ट्रिक फील्ड ये काम कर रही है। मान लो यहाँ पे एक चार्ज होगा, यहाँ पे तो यहाँ पे हमारे पास एक चार्ज है। इसको हम एक फिगर में समझ लेते हैं, ज़्यादा अच्छा होगा, तो बेटर रहेगा समझने के लिए हमें।
तो इसको समझते हैं कुछ इस तरह से कि सपोज दैट हमारे पास क्या है, एक सिस्टम है, ओके। यहाँ पर इसमें कई सारे चार्जेस हमारे पास अवेलेबल हैं। तो इसमें हमने सिर्फ 3 चार्ज लिए हैं, 3 चार्जेस लिए। पहला चार्ज ये रहा हमारा, ये। दूसरा चार्ज हमारा मान लिया ये रहा, और तीसरा चार्ज हमारा जो है वो ये रहा। यानी इसे हमने बोल दिया Q1 और इसे हमने बोल दिया Q2, और ये जो चार्ज है ये वाला चार्ज हमारा है Q0। ठीक है, तो ये सारे चार्जेस पॉजिटिव है, तो ये वाला चार्ज पर फोर्स लगाएगा तो फोर्स की डायरेक्शन समझिएगा, क्योंकि ये फोर्स है, ये सारे चार्जेस पॉजिटिव चार्ज है, तो ये वाला चार्ज जो फोर्स लगाएगा इस पर, इसकी डायरेक्शन कुछ ये जाएगी। आई होप समझ में आ रहा होगा आप लोगों को। तो ये डायरेक्शन जाएगी, ठीक। इसी तरह से अगर हम बात करें Q2 की वजह से, तो Q2 की वजह से जो फोर्स लगेगा वो कितना होगा, तो उसकी बात कर लेते हैं। ये है मेरा, ये फोर्स लगेगा, तो फोर्स की बात कर रहे हैं Q2 ऑन Q, तो फोर्स कहाँ जाएगा हमारा, ये जाएगा, ये गया, ओके। समझते चलिएगा, आसानी है, आराम से समझ में आ जाएगा, बहुत इजी है। तो ये जो फोर्स है, यानी कि ये जो फोर्स लगा, यानी फील्ड की डायरेक्शन जो गई वो ये है, वो है E1, और ये लग रहा है E2। अब अगर ध्यान से देखें तो ये पैरेललोग्राम की दो साइड को रिप्रेजेंट कर रहे हैं और एक ही पॉइंट से स्टार्ट हो रहे हैं, तो इनका जो रिजल्टेंट फोर्स होगा वो कुछ यहाँ से होकर जाएगा, तो ये आपका नेट फोर्स होगा E नेट, तो ये E नेट जो होगा आपका, ये कैसे निकालेंगे, तो पैरेललोग्राम लॉ के अकॉर्डिंग निकालेंगे, जो हम लोगों ने पढ़ा है, R इक्वल टू अंडर रूट A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस A B cos थीटा। तो R के प्लेस पे यहाँ पे हो जाएगा E नेट, A की जगह पर E1 एंड B जगह पर E2, एंड cos थीटा हम एंगल पे डिपेंड करेंगे। एंगल डायग्राम कैसा होगा, वो डायग्राम से हम एक्सट्री एंगल लगा करके वहाँ डायग्राम पे हम एंगल cos थीटा निकाल देंगे। तो वापस चलते हैं अपने प्लेस पर, हम जो अपने नोट्स पे हम बात कर रहे थे। तो यहाँ पर E1 E2 और E दिख रहा है, तो E जो आएगा वो आपका आएगा E इक्वल्स टू अंडर रूट E1 स्क्वायर प्लस E2 स्क्वायर प्लस 2E1 E2 cos थीटा। डायरेक्शन की बात कर लेते हैं, तो सेम tan थीटा इक्वल्स टू B sin थीटा अपॉन A प्लस B cos थीटा। तो B की जगह पर चल रहा है E2 और A की जगह चल रहा है E1, तो फॉर्मूला हमारा बन जाएगा tan अल्फ़ा E2 sin थीटा अपॉन E2 sin थीटा अपॉन E1 प्लस E2 cos थीटा। बात करते हैं कंटिन्यूस चार्ज की, बट आई थिंक ये वीडियो थोड़ा लंबा हो जाएगा, तो मैं इस टॉपिक की बात अगले अपने नेक्स्ट चैप्टर में करूँगा। तब तक आप यहाँ तक के सारे डाउट क्लियर करें, और जो क्वेश्चंस मैंने दिखाए थे आप उसको क्वेश्चन को ट्राई करें सॉल्व करने की।